हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज मैं चैप्टर चैप्टर 3 लेकर आया हूं जो बुद्धि के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर का नाम है बुद्धि, जो इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। क्लास 3 में इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आज हम बुद्धि के बारे में जानेंगे। बुद्धि कितने तरह से होते हैं, बुद्धि कैसे होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है। यही ना बुद्धि हो गया। ये क्या हो गया? बुद्धि हो गया। आदमी की बुद्धि। बुद्धि से हम क्या करते हैं? बुद्धि से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? बुद्धि से हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। बुद्धि से हम सुलझे हुए कठिन से कठिन काम को सुलझा सकते हैं, समस्या को उलझे हुए समस्या को सुलझा सकते हैं, ठीक है। इसलिए को हम बुद्धि कहते हैं, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है ना। इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। बुद्धि बुद्धि का आईक्यू के बारे में जानेंगे। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं वो भी जानेंगे। बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है ना। ये तीनों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बुद्धि के बारे में जान लेंगे, ठीक है ना। बुद्धि जो होता है, पहला है, एक मिनट। बुद्धि जो है समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि क्या करती है? समस्या को सुलझाने में मदद करती है, ठीक है ना। और बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, चिंतन करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, ठीक है। इमेजिनेशन करता है, ठीक है। और कहता है बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल में होता है, ठीक है। डायमेंशन और कठिन योग्यताओं का सेट होती है, ठीक है। बुद्धि का जो एक है जो कठिन 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 योग्यताओं का एक सेट होता है, ठीक है ना। सेट होता है, ठीक है। देख लिए। अब नेक्स्ट कह रहा है बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। ठीक है। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना। बुद्धि अस्थाई परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। बुद्धि जो है अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। बुद्धि से अगर मान चलिए, बुद्धि जो होती है, बुद्धि से इंसान बहुत तरह के बात जान सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं फंसा हुआ है, कोई चीज को जानना है तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, दिमाग का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तब वो कोई भी समस्या को, चाहे कोई भी ऐसे कठिन शब्द हो, चाहे कठिन चीज का हो, वो समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं बुद्धि के प्रकार, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, ठीक है ना। ठीक है, बुद्धि के प्रकार देखेंगे। तो देखेंगे उससे पहले बुद्धि के बारे में बता दिए थे। बुद्धि के प्रकार बताना था, समझे। जैसे जो बुद्धि के बारे में बता दिए थे, बुद्धि के से क्या क्या होता है, किसी भी समस्या को सुलझाने में बुद्धि के काम आती है, ठीक है ना। अब बुद्धि के प्रकार देखेंगे, ठीक है। बुद्धि के प्रकार देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार के? बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक है, जिसका वैज्ञानिक है, जो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार होते हैं, समझे। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार, एक वैज्ञानिक, उनके अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? मूर्त बुद्धि। पहला क्या है? मूर्त बुद्धि। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि के बारे में, मूर्त बुद्धि से हम कहते हैं जिसको हम सामने से देख सकते हैं, जो अपने से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे प्रत्यक्ष हो, सामने हो, ठीक है,
उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे में देखिए, मूर्त बुद्धि से अधिक अभिप्राय, जो चीज हमारे सामने होती है उसे मूर्त बुद्धि के का मतलब प्रत्यक्ष जिन चीजों को हम देखकर हम कार्य करते हैं उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय, जो चीज हमारे सामने होती है, ठीक है, हमारे सामने होती है, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुद्धि से कार्य करते हैं उसे हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे में मैकेनिक मैकेनिक ठीक है, एग्जाम्पल मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। ठीक है, मैकेनिक, कारीगर जो भी है, मूर्तिकार, वो सब क्या होते हैं, मैकेनिक होगा, जैसे राजमिस्त्री होगा, कुछ भी होगा जिसको हम बोलते हैं गांव में, चाहे साइकिल का मैकेनिक हो या कुछ, वो सब मूर्त बुद्धि के बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि किस वजह हम इसके बारे में देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझे, कल्पना कर सकते हैं, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे में देखेंगे अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। अमूर्त बुद्धि जिसे कहते हैं जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे में कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। कौन कौन हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, कवि हो गए, चित्रकार हो गए, वो सब क्या होगा, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है, सामाजिक बुद्धि, जो समाज के बारे में सोचता हो, से समाज के हित के बारे में हित में काम करता हो, चाहे समाज के प्रति हम इसका हमेशा सोच उसका बहुत अच्छा होता हो, समाज से लगाव होता हो, जैसे में नेता, व्यवसाय, समझे, ये सब जो है ना सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखेंगे अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है सामाजिक बुद्धि में, जो समाज से भी हो, समाज के लिए कार्य करते हो, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, समझे। जैसे एग्जाम्पल में ले लेंगे हम लोग नेता, ठीक है, नेता समाज सेवी होते हैं। जैसे में नेता समाज सेवी बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सा, व्यवसाय, ठीक है, ये सब आते हैं जो अमूर्त अति सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, एक और ले लीजिए, अध्यापक, ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अब हम बुद्धि के बारे में इतना तो जान गए, बुद्धि के प्रकार जान गए, बुद्धि के बारे में जान गए। अब बुद्धि के हम आईक्यू के बारे में जानेंगे, किसका आईक्यू कितना है। ठीक है ना, बुद्धि के आईक्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, आईक्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे बुद्धि के आईक्यू के बारे में। ठीक है, बुद्धि के आईक्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, बुद्धि का आईक्यू कितना होता है। ठीक है, बुद्धि का मान चलिए 140 है, मान लीजिए 140 से प्लस है उसकी आईक्यू, वो बच्चे जो वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में मान लीजिए कि 90 से लेकर के और 109 तक के जो भी बच्चे हैं, औसत वर्ग के बच्चे हो गए। ठीक है ना, उसकी आईक्यू कितनी हो गई, औसत वर्ग हो गए। ठीक है, उसकी आईक्यू कितना, औसत आईक्यू हो गया, औसत मीडियम में आ गया। ठीक है ना, ठीक है, और किसी का आईक्यू अगर निकालना हो, मान लीजिए किसी का आईक्यू कितना है, इसका एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला दिया था, इसका एक फॉर्मूला है इसका, MA/C
CA गुणे 100, ठीक है ना। जैसे इसका मान लीजिए इसके वास्तविक जो आयु है देख लेते हैं 50 वर्ष है, और किसी का मान लीजिए 25 वर्ष है, और गुणे कितना 100 हो गया, तो काट देंगे 2 से हो गया। इसका आईक्यू कितना हो गया 200, इसका 200 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का आईक्यू मान लीजिए हमारा पास क्या है 40 है, ठीक है। अब बटे में मान लीजिए कि 20 है, 100 है, कितना होगा 2 मोटे में कटेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 100 दूना 200 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसके आईक्यू के बारे में हम देखेंगे और दिखा देंगे। 90 से लेकर के समझे 140 तक जाएगा, 140 प्लस तक जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए पढ़ लिए, आईक्यू के बारे में देख लिए, ठीक है ना। आईक्यू के बारे में जान गए। अब आईक्यू किसका कितना होता है, आईक्यू देख लिए ना। 140 से जो प्लस होगा प्रतिभाशाली बच्चा हो जाता है, ठीक है। 1 से 9, 90 से 109 के बीच में होगा एवरेज बुद्धि के बच्चे हो गए, औसत बुद्धि के बच्चे हो गए, ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया है प्रतिभाशाली के बच्चे में दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में जानेंगे, वो कैसा अपना बिहेव करता है, कैसे वो अपना काम स्वयं करता है। गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में, ठीक है ना। उसका पहला अपने डिसीजन में स्वयं इंडिपेंडेंट होता है, अपना डिसीजन स्वयं लेता है, वो किसी का नहीं होता। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं अपना डिसीजन स्वयं लेता है, ठीक है। जैसे में अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इनमें आत्म क्षमता उच्च हाई लेवल का होता है, ठीक है। उसका आत्म क्षमता हाई लेवल का उच्च होता है, ठीक है। उसका आत्म क्षमता कैसा होता है, उच्च होता है। जैसा किसी भी देखिए प्रतिभाशाली बच्चे का उसका उच्च क्षमता सोचने का सोचने शक्ति होता है ना, बहुत हाई क्वालिटी का हाई लेवल का होता है, ठीक है ना। अपने सोचने का उससे बहुत अच्छे में, जैसे उसको हम तार्किक चिंतन के बारे में भी कह सकते हैं, जैसे मैथ में कुछ में उसका सोचने का हाई क्वालिटी का होता है, हाई लेवल का होता है, ठीक है। इनमें आत्म क्षमता हाई लेवल का होता है, ठीक है ना, हाई होती है, ठीक है। इसमें क्रिएटिव आइडिया होते हैं इनके पास, क्रिएटिव आइडिया भी होते हैं इनके पास, ठीक है ना। क्रिएटिव आइडिया भी इनके पास होते हैं, ठीक है, होती है। क्यूरियोसिटी भी होती है, प्रतिभाशाली बच्चे के पास क्यूरियोसिटी भी होती है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी भी होती है। प्रतिभाशाली बच्चे में इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल से थोक नहीं मिल पाता, ठीक है। उसे प्रतिभाशाली बच्चे के ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे स्कूल से किसी भी थोक की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। अब कह रहा है इनका मेंटल प्रोसेस है, इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। इसके सोचने का जो अति क्षमता होती है वो हाई कैटेगरी का होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे को अपना कोई भी काम वो करता है, हमेशा देखिएगा वो अपने अलग ढंग से करता है, अपने अलग ढंग से सोचेगा, अपने अलग ढंग से कोई भी चीज पढ़ाई हो चाहे कोई चीज बोलना हो, वो अपने प्रतिभाशाली बच्चे अपने सोच समझ के आगे के बात बोलेगा और बहुत अपने अलग ढंग से काम करता है। सब करेगा तो वो करेगा वो अपना अलग ढंग से और अलग सोच से करता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे का अलग एक पहचान है, ठीक है ना, क्योंकि उसका आईक्यू जो होता है 140 से प्लस होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चे जो प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे बुद्धि का प्रकार, पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट जो है तो बुद्धि का प्रकार है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो हम अगला टॉपिक हम देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। अब आ जाए हम लोग उसे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। बुद्धि के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इससे पहले हम बता दिए थे, आईक्यू के बारे में बता दिए थे, और बुद्धि के सिद्धांत जो होता है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और
बुद्धि के सिद्धांत जो होता है, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। बुद्धि जो होता है एक कारक सिद्धांत है, ठीक है। बुद्धि जो होता है एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी है, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी है, ठीक है। यह क्या कर रहा है, एक कारक सिद्धांत क्या कर रहा है, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, बीने ने दिया था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बीने ने किया था, बीने ने दिया था, ठीक है। बीने ने दिया था। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। बीने ने क्या बताया था कि सभी कार्यों बीने ने दिया था। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में, बीने एक वैज्ञानिक है जो सिद्धांत के प्रतिपादन किया था, बीने नाम का जो वैज्ञानिक है, उसने क्या बोला था, इन्होंने बताया था सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार का बुद्धि होती है, बुद्धि होती है जो सभी कार्य करती है, ठीक है, सभी कार्य करती है, ठीक है ना, सभी कार्य करती है, ठीक है। और इसमें बुद्धि के सिद्धांत में 3 कार्य दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला तो बता ही दिए, एक कारक, द्विकारक और सामाजिक कारक, ठीक है ना। जिसमें एक कारक सिद्धांत में दिया है, ठीक है, बता दिए। एक कारक की बुद्धि होती है जो सभी में कार्य करते हैं। बीने ने क्या कहा था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत बताता है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो होता है, इस कारक को स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है ना। द्विकारक सिद्धांत की प्रतिपादन किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है ना, स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्व से मिलकर बना है। स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि के 2 तत्व से मिलकर बना है, ठीक है। पहला है समान तत्व, ठीक है, पहला क्या है, सामान्य तत्व, पहला है समान तत्व और दूसरा है विशिष्ट तत्व, ठीक है। पहला समान तत्व में क्या कर रहा है, जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, ठीक है ना। पहला कर रहा है जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, ठीक है ना, एबिलिटी। एक और है हर व्यक्तियों में, ये बता रहा है कि हर व्यक्तियों में देखिए समान बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है ना। किसने बताया था, स्पीयरमैन ने बताया था, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या कहा था, उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्व से मिलकर बना है, ठीक है ना। स्पीयरमैन ने 2 तत्व से बना है, ठीक है ना। दूसरा का मिलकर बनी है पहला है समान तत्व जो जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, ठीक है ना। इसमें कह रहा है हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है। किसने बताया, स्पीयरमैन ने बताया था, ठीक है। अब आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट कह रहा है हर जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ये बात सही है, बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है, लेकिन हर व्यक्ति में बुद्धि जन्मजात होती है, सबका बुद्धि अलग अलग होता है। ये भी नहीं है कि जो व्यक्ति एक माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका बुद्धि एक जैसा होगा। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा का बुद्धि और उसका सोचने शक्ति सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना, अलग अलग होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है विशिष्ट तत्व। दूसरा बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, विशिष्ट तत्व। दूसरा क्या है, विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व जो है एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी, ठीक है ना, एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी, ठीक है ना। विशिष्ट तत्व यह कह रहा है यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। विशिष्ट तत्व जो होती है ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ठीक है। विशिष्ट तत्व एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी जो होती है ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमारा दूसरा हो गया, एक और है जो समूह तत्व कारक सिद्धांत। दूसरा नेक्स्ट क्या है, समूह तत्व कारक सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग 2 देख लिए, एक कारक सिद्धांत देख लिए, द्विकारक देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला जो है इस बुद्धि सिद्धांत के प्रकार में, बुद्धि के सिद्धांत में थ्योरी ऑफ डिलीट में एक बचा है क्या, समूह तत्व का सिद्धांत, जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद ठीक है अभी देखेंगे समूह तत्व सिद्धांत का कारक, ठीक है,
ठीक है। अब समूह तत्व कारक सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। हम तो देखेंगे इससे पहले हम बता दिए थे ना तत्व समूह और क्या बोलते हैं विशिष्ट तत्व और समूह तत्व बता दिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद हम बोल रहे समूह तत्व के कारक सिद्धांत, समूह तत्व के कारक सिद्धांत के बारे में जानना था, समझे। ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। माने बुद्धि के बारे में जो भी था वो बता दिए। इसके जो है समूह तत्व के कारक सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन द्वारा किया गया था। इसका जो प्रतिपादन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है थ्रस्टन द्वारा किया गया था, ठीक है, किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, ठीक है। समूह तत्व कारक का सिद्धांत जो बता रहा है, समूह तत्व कारक सिद्धांत क्या बता रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है, विभिन्न समूह में पाई जाती है। चाहे वो किसी भी समूह का हो, चाहे नेता का समूह हो, चाहे छात्र का समूह हो, चाहे पंचायत का समूह हो, चाहे किसी भी चीज का समूह हो, उस सब का बीच समूह में विभिन्न प्रकार के बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। अब बुद्धि के जो प्रकार है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, हावर्ड गार्डनर ने किया था। हावर्ड गार्डनर के बारे में, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में जानेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। देखेंगे कि हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा है, ठीक है। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है, कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं होती है, फॉर्म्स होती है, ठीक है। बुद्धि की जो अलग अलग फॉर्म्स होती है, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए इसने क्या बताया है, यह थ्योरी जो है इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, ठीक है, फॉर्म्स होती है, ठीक है। जिसके 9 दशाएं बताए गए हैं, ठीक है ना, 9 है, ठीक है, 9 है, ठीक है ना। जैसे पहला है क्या, शाब्दिक भाषाई बुद्धि किसे बोलते हैं, शाब्दिक भाषाई बुद्धि उसे हम बोलते हैं, माने वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान होता है। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वो क्या बनता है, वकील, पत्रकार, समझे, और कवि बनते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि इस भाषाई बुद्धि के जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या बनते हैं, वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, ठीक है, और कवि बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे अब दूसरा देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में फिर दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा है शायद है तार्किक बुद्धि, तार्किक भाषाई बुद्धि, ठीक है ना, देखेंगे, ठीक है। हाँ तो आ जाइए, फर्स्ट हो गया शाब्दिक बुद्धि हो गया था। अब हम लोग के दूसरा नंबर है तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है ना। तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में जानेंगे, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, तार्किक गणितीय बुद्धि क्या कह रहा है, इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है, समझे। तार्किक गणितीय बुद्धि में इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है, जैसे में कैलकुलेशन करना, मैथ बनाना, समझे, तार्किक योग्यता अधिक होती है, ठीक है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो अक्सर आदमी वो क्या बनते हैं, बैंकर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो
वो अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आदि बनते हैं, ठीक है ना, आदि बनते हैं। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि हो गया। अब तीसरा नंबर में स्थानिक स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, स्पिटल स्पिटल इंटेलिजेंस, स्पिटल इंटेलिजेंस अमूर्त तथ्यों के आधार पर है। ठीक है, ये क्या है, अमूर्त 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 तथ्यों के आधार पर है। ठीक है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि स्थानिक बुद्धि के बारे में बताना है, स्थानिक बुद्धि के बारे में तथ्य अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। ठीक है, अमूर्त तथ्य के आधार पर, माने जो चीज नहीं देखे हो उसका मन में सोच रहे हैं और उसका उसका आकार बना देना, चाहे उसके बारे में जानना और उसका हो उसके छवि को बना देना, वैसे बना देना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो आदमी वो क्या बनते हैं, ज्यादातर वो मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं। ठीक है, आर्किटेक्टर आर्किटेक्टर आदि बनते हैं। ठीक है ना, आर्किटेक्टर आदि बनते हैं। ठीक है, जिन व्यक्तियों में स्थानीय विकास की बुद्धि होती है वो अक्सर क्या बनते हैं, मूर्तिकार चित्रकार बनते हैं। ठीक है ना, स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जो मूर्ति अगर कोई एग्जाम में पूछ दिया आपको कि मूर्तिकार होगा, चित्रकार होगा, ये किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, तो हमको क्या बताना है, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तथ्य माने अमूर्त तथ्य, माने अमूर्त माने मूर्त मतलब सामने के जो चीज देखा हुआ चीज है सो, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज नहीं देखा हो, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, उससे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, भावनाओं के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वो अमूर्त हो गया। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि को बनाना, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार चित्रकार आदि बनते हैं। ठीक है ना, स्थानीय बुद्धि पर आते हैं। ठीक है, ठीक है। और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है शारीरिक गणिक बुद्धि, शारीरिक गणिक बुद्धि क्या कह रहा है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, शरीर की गति देने वाली बुद्धि। शारीरिक गणिक बुद्धि जो होती है, जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, अधिक होता है तो वे क्या बनते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर आदि बनते हैं। ठीक है ना, एथलीट आदि, डांसर आदि बनते हैं। ठीक है ना। चौथा में कह रहा है शारीरिक गणिक बुद्धि, शारीरिक गणिक बुद्धि जो है शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। शारीरिक गणिक बुद्धि जो है शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, समझे। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं, डांसर बनते हैं। ठीक है, डांसर बनते हैं, अभिनेत्री बनते हैं, अभिनेता बनते हैं। ठीक है, आदि बनते हैं। पांचवा हमारा है संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि से कहते हैं जिस व्यक्तियों में इसका अधिक विकास होता है वो क्या बनते हैं, गायक बनते हैं, समझे, सिंगर बनते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब पांचवा हम देखेंगे संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, पांचवा देखेंगे संगीतात्मक बुद्धि। हाँ, तो आ जाइए हम लोग। चौथा नंबर हो गया था शारीरिक बुद्धि हो गया था। ठीक है ना, शारीरिक गानिक बुद्धि हो गया था, गणिक बुद्धि हो गया था। ठीक है, शारीरिक बुद्धि में जो शरीर को गति को अति करता है। ठीक है ना, ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, शारीरिक बुद्धि करते हैं जो उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति में इसका जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है वो क्या बनता है, डांसर बनता है। ठीक है, वेट लिफ्टर बनता है। ठीक है ना। पांचवा आ गया, पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा कर रहा है संगीतात्मक बुद्धि। पांचवा क्या कर रहा है, संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। पांचवा नंबर पर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है के बारे में, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की
संगीत की बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, इस बुद्धि के अंतर्गत, संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो क्या बनता है? सिंगर बनता है। ठीक है, सिंगर बनता है। सिंगर इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने वाला आदि बनता है। ठीक है ना? ठीक है, अब हमारा आ गया छठा नंबर। छठा नंबर क्या कर रहा है, सो देख लेंगे। छठा नंबर का अंतर्वैदिक बुद्धि। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, यह पता चलता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है, ठीक है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं? नेता, सामाजिककर्ता और आदि बनते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में होता है कि इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनता है? नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। ठीक है, सातवां क्या कर रहा है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है? इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कह रहा है इसमें खुद का इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है, खुद का इंटरेक्ट किया जाए, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में, इसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में बता रहा है इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है, इंटरेक्ट किया जाए। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जैसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है वो ज्यादा साधु सब आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, वो अपने बारे में सोचेगा मैं कैसे आऊँ, भगवान कैसा है, भगवान कहाँ से है, भगवान कैसे होते हैं, उसके बारे में वो जानने का प्रयास करता है। ठीक है ना, उसी को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। समझे, इसमें खुद को साथ इंटरेक्ट किया जाए। कैसे इंटरेक्ट किया जाए? जिन व्यक्तियों में इसका अधिक विकास होता है तो वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कर रहा है, देखेंगे। 8 नंबर कर रहा है प्राकृतिकवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति प्राकृतिक के नजदीक होते हैं। ठीक है, हम प्राकृतिकवादी बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं वो प्राकृतिक के नजदीक होते हैं। जैसे में किसान जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या होते हैं? आदि होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और क्या बोलते हैं, किसान होते हैं। ठीक है ना, जो मवेशी को पालता हो। ठीक है, वो जैसे प्राकृतिक पर निर्भर रहता है ज्यादातर। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है किसान, डॉक्टर। समझे, ये सब प्राकृतिकवादी बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारा है नौवा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नौवा देखे इन बुद्धि का हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन करा देंगे जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसमें कराएंगे। ठीक है ना, अब हम 9वां नंबर देखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। हम लोग 8वां हो गया था, 8वां में 9वां देख रहा था, सबसे लास्ट वाला जो था उससे पहले देखे थे क्या? अस्तित्व अंतर्वादी बुद्धि देखे थे। इस 8वां देखे तो 9वां देखना है। 9वां में क्या बताया था? 9वां में क्या कर रहा है? अस्तित्ववादी बुद्धि, उसमें बताया था प्रकृतिवादी बुद्धि बताया था 8वां वाला। ठीक है, 9वां में अस्तित्ववादी बुद्धि क्या करता है? एक्सटेंशियल
एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि है। इस बुद्धि में क्या कहता है, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि जो होते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। वो अपने किसके बारे में सोचते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है, वो सोचता है। जैसे अस्तित्ववादी बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया में हम क्यों आए हैं, भगवान कौन है, ठीक है, ये देख से सोचते हैं, ठीक है। जिसमें कह रहा है इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज को अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वो क्या बनते हैं, साधु संत बनते हैं, फिलोसफियर बनते हैं, ठीक है, आदि बनते हैं, ठीक है, फिलोसफर आदि बनते हैं, ठीक है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है और वो क्या बनते हैं, साधु संत, फिलोसफियर आदि बनते हैं। किसमें, अस्तित्ववादी बुद्धि के सिद्धांत में, ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि के सिद्धांत के बता रहा है कि जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि के व्यक्ति जिस व्यक्ति अस्तित्व के बारे में जान सोचता है, वो सिर्फ अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है, ठीक है ना। कह रहा है अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज को अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वो साधु संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, फिलोसफर बनते हैं, आदि साधु बनते हैं, ठीक है ना। एक हमारा एक एक्सेप्शन में आ गया है आलोचना। इसमें आलोचना है, एक आलोचना कह रहा है, आलोचना को देखेंगे हम लोग, ये आलोचना है, ठीक है ना। आलोचना कह रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता। आलोचना है, ठीक है, इंटेलिजेंस में बता रहा है, बुद्धि के प्रकार में बता रहा है, बुद्धि के बारे में, बुद्धि में एक आलोचना आया है। इस आलोचना के बारे में लिखा है यहाँ पे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, ठीक है। कह रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस, अलग अलग बुद्धि को माप नहीं सकते, ठीक है, माप नहीं सकते, ठीक है ना, ठीक है। और समझ में आ गया। अस्तित्ववादी की बुद्धि के बारे में आलोचना भी बता दी है, ठीक है ना। माने हमारा बुद्धि खत्म ही होने वाला है, ठीक है। हर इंसान का बुद्धि अलग अलग होता है, चाहे वो समूह का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा पैदा होता है ना, उसका बुद्धि और सोचने शक्ति अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वो किस सिद्धांत के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, जेपी गिलफोर्ड ने बताया था, ठीक है। त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है, किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत के बुद्धि के संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इस बुद्धि के सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख, गिलफोर्ड के अनुसार बता रहा है त्रिआयामी सिद्धांत की आलोचना प्रतिपादक जो था जेपी गिलफोर्ड ने बता रहे हैं गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख
रूप से तीन तीन तत्व से निर्मित है। ठीक है, तीन तत्व से निर्मित है। कौन कौन से है? तीन, कितने हैं? तीन तत्व से निर्मित है, तत्वों से निर्मित है। विषय वस्तु कंटेंट, कंटेंट सक्रिय ऑपरेशन तथा तथा उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ठीक है ना, बता दिया। ठीक है, तीन है त्रियामी में। पहला क्या है? सक्रिय। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ऑपरेशन माने ऑपरेशन। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट, ठीक, उत्पाद। ठीक है ना। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से तीन तत्व से निर्मित है। तीन तत्व से निर्मित है, जैसे विषय वस्तु कंटेंट, सक्रिय माने ऑपरेशन, ऑपरेशन उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। समझे, तीनों है। ठीक है, अब हमारा बुद्धि का एक और है, एक और नेक्स्ट कौन सा है? त्रिचयापी सिद्धांत। त्रिचयापी सिद्धांत के बारे में देखेंगे। यापी सिद्धांत, ठीक है, इसका बारे में देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग क्या, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन करा देंगे इंटेलिजेंस पे, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, चाहे बता रहे हैं, वो सब प्रीवियस से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भी आई है। ठीक है, हो सकता है सवाल आ भी सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है ना, जो भी बताया जाएगा हम VVI बताया जाएगा। देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, त्रियामी सूत्र के बारे में हो गया था। ठीक है, त्रियामी सिद्धांत हो गया था। ठीक है ना, त्रियामी सिद्धांत बुद्धि के बारे में हो गया था। ठीक है ना, अब हमारा है त्रिचयापी त्रिघटकीय सिद्धांत। त्रिचयापी और त्रिघटकीय सिद्धांत। ठीक है ना, घटकीय सिद्धांत है। ठीक है, घटकीय सिद्धांत है। ठीक है ना, त्रिचयापी या त्रिघटकीय सिद्धांत, त्रिराचिक थ्योरी। ठीक है ना, इसमें करा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। ठीक है ना, स्टर्नबर्ग ने किया था। ठीक है, इसका सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था। क्या, कौन किया था? स्टर्नबर्ग। अगर पूछ देगा कि एग्जाम में कि त्रिचयापी यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था। स्टर्नबर्ग ने किया था। ठीक है ना, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को तीन भागों में बांटा गया है। स्टर्नबर्ग जो वैज्ञानिक है, वो बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा है। ठीक है, तीन भागों में बांटा है। ठीक है, कह रहा है स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है अनुभवात्मक बुद्धि। ठीक है, पहला कौन सा है? अनुभवात्मक बुद्धि। दूसरा है घटकीय बुद्धि। दूसरा कौन सा है? घटकीय बुद्धि। तीसरा है संदर्भात्मक बुद्धि। तीसरा क्या, कौन सा है? संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है ना, देखिए तीन को स्टर्नबर्ग ने है बुद्धि को तीन भागों में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना, पहला बुद्धि कह रहा है अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इस अनुभवात्मक बुद्धि कह रहा है अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित है। जब बुद्धि जो है अपने अनुभव, अपने सोच पर आधारित है। ठीक है, सोच पर आधारित है। ठीक है, व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है। ठीक है, सही बात है। जो कोई तर्क वितर्क करता है, सोच विचार करता है, जो अपने अनुभव से कोई भी समस्या को समाधान करता है, अपने नई खोज को आरंभ करता है, नई खोज को खोजता है। ठीक है, कोई नई चीज करता है। ठीक है, किससे? अपने अनुभवों से, अपने सोच से, अपने विचार से। ठीक है, ठीक है, खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया भी करता है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, तो देखेंगे। दूसरा कह रहा है, पहला हो गया, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है घटकीय बुद्धि, कंपोटेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोचते लेते हैं। ठीक है, वाह, क्या बात कहा है, सुनो पहले देखिए आप लोग। घटकीय बुद्धि जो है, कंपोटेंशियल इंटेलिजेंस जो कह रहा है, घटकीय बुद्धि जो है, घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही
बहुत कुछ सोच लेते हैं, वाह, बहुत कुछ सोच लेते हैं। मान के लिए कोई आदमी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, और अपने कल्पना शक्ति के कारण वो बहुत बुरा या बहुत अच्छा सोच लेता है या बहुत गलत सोच लेता है। इसमें देखिए कितना आदमी बहुत गलत, बहुत दूर तक सोच रहा है, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बात के बतंगा बना करके उसको सोच लेगा बहुत गहरा। ठीक है, ठीक है, कल्पना से बहुत कुछ सोच लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। ठीक है, इसमें कह रहा है घटकी बुद्धि में ही है, घटकी बुद्धि वाले वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ये कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं? ये अमूर्त वाले व्यक्ति होते हैं, जो चीज सामने नहीं, जो चीज नहीं देखा है, जिसका नहीं सोचा, उसके बारे में सोचने लगता है। वो कैसे होगा, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे होगा, अपने भविष्य के बारे में देखता है। ठीक है, और अपने भूत व काल को भी देखता है। ठीक है ना, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहता है। वाह, ऐसे लोग, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, घटकीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, अपने कल्पना शक्ति के बारे में सोच लेते हैं। और अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, अमूर्त बुद्धि के सोचने वाले व्यक्ति जो होते हैं हर चीज को कारण, हर चीज के पीछे, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण और निवारण के बारे में जानना चाहते हैं। खुद तर्क करेगा, खुद उसके पीछे से पड़ जाएगा पूछने के लिए, जानने के, क्योंकि उसको उसके अंदर जानने का उत्साह होता है। ठीक है, घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति में। ठीक है ना, कारण जानना चाहता है। ठीक है, अब हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या कर रहा है? संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि जो कर रहा है, संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि जो है कंटेंचुअल इंटेलिजेंस, कंटेंचुअल इंटेलिजेंस, इस सूचनाओं, कंटेंचुअल भावनात्मक बुद्धि में, भावनात्मक बुद्धि इस सूचना, भावनात्मक बुद्धि में इस सूचनाओं के इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है, जिसको आपको अधिक से अधिक, जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक क्या हो? लाभ हो। ठीक है, लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं, पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। ठीक है ना, व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, किसमें? संदर्भात्मक बुद्धि में इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है, जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके। संदर्भात्मक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं इस सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करते हैं, संदर्भात्मक वाले बुद्धि सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं, जिसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। ठीक है ना, व्यवहारिक होते हैं। अब मेरा लास्ट था, इसके बाद हमारा इंटेलिजेंस जो था, बुद्धि का जो चैप्टर था वह समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, समाप्त हो चुका है बुद्धि का जो चैप्टर था।
बुद्धि का जो पार्ट था जो समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन और आंसर को करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हमको देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमारा यहीं पे समाप्त हो चुका है, ठीक है क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। सर क्वेश्चन कराते हैं, कुछ समझे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा बुद्धि के बारे में, ठीक है। बुद्धि से रिलेटेड जितना जो भी क्वेश्चन है तो हम बता देते हैं। तो देखेंगे आईक्यू के बारे में हो गया था और आईक्यू के बारे में जान गए थे और हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन कराना था। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि में, बुद्धि इंटेलिजेंस जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें कुछ क्वेश्चन कराना बाकी रह गया था, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या करा, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, ठीक है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ये क्या है, गलत है। वातावरणीय प्रभाव से प्रभावित होती है, प्रभावित नहीं होती है वातावरणीय प्रभाव से। अगर मान के चलिए बच्चा वातावरणीय हमारे आस पास में घूमेगा तो क्या उसके प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि जो है आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। नहीं होती है क्योंकि आनुवांशिक का कारक दोनों से होती है, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब कह रहा तीसरा कह रहा है बुद्धि के मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एक मात्र साधन है। सबसे पहले जानेंगे एक मात्र, चाहे केवल ये सब दिया रहा है और नेगेटिव टैग वर्ड है, जैसे एक मात्र दिया रहेगा चाहे सटीक लिखा हो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ाएंगे तो उसमें एक मात्र और सटीक और चाहे कठिन शब्द जो होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, समझे, नकारात्मक शब्द होता है, ठीक है। इसमें तो ये भी मेरा ऑप्शन जो तीसरा नंबर ऑप्शन जो भी है ये भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन देखें, चौथा नंबर क्या कहता है, बुद्धि बहुआयामी और समान समय के साथ बदलता रहता है। ये बिल्कुल बात सही है। बुद्धि जो है समय के साथ बहुआयामी होती है, बहुआयामी होती है, ये बात भी सही है। और समय के साथ बदलता रहता है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, मेरा 4 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के बारे में जो क्वेश्चन दिया गया था, तो बुद्धि से पूछा गया चैप्टर जो है बुद्धि, चैप्टर का नाम इंटेलिजेंस है, उसमें से पूछा गया जो अति है उसका क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो आगे देखेंगे। इससे पहले हम आईक्यू के बारे में बता दिए, ठीक है ना, आईक्यू के बारे में बता दिया, आईक्यू के बारे में एवरेज कैसे निकाला था, उसका एज कैसे निकाला था बता दिए थे। और उसके बाद एक वैज्ञानिक टर्मन नाम का एक वैज्ञानिक है, ठीक है, टर्मन नाम का एक वैज्ञानिक है, टर्मन नाम का एक वैज्ञानिक है। 1916 ईस्वी में टर्मन नाम का एक वैज्ञानिक है, 1916 ईस्वी इस टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित किया था, ठीक है, उसका संशोधित किया था फॉर्मूला का, ठीक है, 1916 ईस्वी में, ठीक है। टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया था। तो कौन सा सूत्र है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज बटे गुणे 100, ठीक है। वास्तविक मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला दिया था, सूत्र दिया था, ठीक है ना, सूत्र दिया था, ठीक है। उसी के जैसे हम बताए थे आईक्यू को निकाला, किसी को मान लीजिए किसी की आयु है जैसे MA बटे CA गुणे 100 है, ठीक है। इसका आईक्यू अगर निकालना हो तो मान लीजिए किसी का आईक्यू कितना है, इसकी जगह पर मान लीजिए किसी का आईक्यू कहा लिखे, इसका आयु यहाँ पे मान लीजिए किसी का 50 बताया थे, 50 है, बटे में कितना 25 हो गया और गुणे 100, ठीक है। 25 गुना 50 और 100 गुना 200, इसका आईक्यू कितना 200 ज्यादा हो गया। लेकिन उसी में बता देते हैं 140 प्लस जिसका आईक्यू रहेगा वो क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा, प्रतिभा से गिफ्टेड होगा, ठीक है ना।
प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली। ठीक है, अगर 109 से लेकर के 90 से लेकर के 109 तक का वो क्या एवरेज बच्चा होता है, औसत बच्चा होता है। ठीक है, औसत आईक्यू का होता है। ठीक है, औसत आईक्यू का होता है, औसत आईक्यू का होता है। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला दिया था 1916 में टर्मन नाम के एक वैज्ञानिक ने सूत्र दिया था, जिसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इसका दिया था। सबसे पहले देखेंगे बुद्धिलब्धि और उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, बुद्धिलब्धि और उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसका आयु कितना है, कितना आईक्यू किसका आईक्यू कितना है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आईक्यू और स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, आईक्यू 25 से जिसका आईक्यू 25 से कम है वो क्या होगा, जड़ बुद्धि में आते हैं। किस बुद्धि में आते हैं, जड़ बुद्धि में आते हैं। जिसका आईक्यू 25 से कम है वो किस में आते हैं, जड़ बुद्धि में आते हैं। जिसका आईक्यू 25 से कम है वो किस बुद्धि में आते हैं, जड़ बुद्धि में आते हैं। ठीक है, अगर वही 25 से 49 तक के 25 से 49 तक के बीच में 25 से लेकर 49 तक के बीच में जिसकी आईक्यू है वो किस बुद्धि में आते हैं, मूढ़ बुद्धि में आती है। मूढ़ बुद्धि में आते हैं, मूढ़ बुद्धि में आते हैं। कौन सा में बुद्धि में आते हैं, मूढ़ बुद्धि में आते हैं। ठीक है, मोट बुद्धि मतलब मोट बुद्धि, चाहे मूढ़ बुद्धि बोलो वही ठीक है ना। अब उसी प्रकार 50 से लेकर 69 50 से लेकर के 69 50 से लेकर के 69 के बीच में जिसकी उसकी आईक्यू जो होता है, उसकी आईक्यू जिसका आईक्यू 50 से लेकर 69 के बीच में जिसका आईक्यू होता है उसके किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आता है। ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये पूछता है बाजी किसकी आईक्यू कितना है। अगर पूछ देगा कि बताओ कि 100 से लेकर के 90 से लेकर 109 तक के बीच का आईक्यू कितना है तो क्या बोलेंगे, औसत आयु बोलेंगे। ठीक है ना, औसत बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूछा गया है 70 से लेकर के 79 के बीच के आयु कितना, उसे किस बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है, मंद बुद्धि के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसको मंद बुद्धि की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको मंद बुद्धि की बच्चा बोलेंगे। ठीक है ना, एक और है आगे यहाँ पे है 90 से लेकर 89 से लेकर के 89 के बीच में जिसकी आईक्यू है, किसी बच्चे का आईक्यू है, उस किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, समान बुद्धि से नीचे के बुद्धि के अंतर्गत आएगा, समान बुद्धि के नीचे के। ठीक है ना, अगर 90 से लेकर के 109 90 से लेकर 109 के बीच के आईक्यू और किसी बच्चे का है तो किस बुद्धि में आएगा, वो सामान्य बुद्धि में आएगा। किस बुद्धि में आएगा, सामान्य बुद्धि में आएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि में आएगा। अगर 110 से लेकर के 119 110 से लेकर 119 के जिसका आईक्यू रहेगा किसी भी बच्चे का, किसी भी आदमी का, उसका कौन सा बुद्धि में आएगा, सामान्य बुद्धि से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि से ऊपर आ जाएगा। और 90 से 109 तक के समान बुद्धि है जो एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 110 से लेकर 119 तक के जो आईक्यू की बुद्धि के बच्चे होते हैं उस किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, समान बुद्धि से ऊपर के आईक्यू जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखेंगे 120 से लेकर के 129 के 120 से लेकर 129 तक के बीच की आईक्यू जिसका बच्चे का होता है वो कौन सा बुद्धि में आता है, तीव्र बुद्धि में आता है। ठीक है ना, तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है। वो कौन सा बुद्धि का बच्चा होता है, तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है। ठीक है ना, 120 से लेकर 129 तक के बीच के आईक्यू का बच्चा होता है वो कौन सा बच्चा होता है, तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है। ठीक है ना, अब आ जाइए 130 से लेकर 130 से लेकर 139 के बीच के जो बच्चे आईक्यू के बच्चे होते हैं, इसका आईक्यू बच्चे होते हैं वो किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, परख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, परख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, परख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे लास्ट है 140 से लेकर 140 अगर प्लस रहा तो उसकी किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चे के बुद्धि के प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसे हम गिफ्टेड स्टूडेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। ठीक है, 140 प्लस जिसका आईक्यू हो जाएगा वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। ठीक है ना, उसका प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा। हम आईक्यू के बारे में जान गए। ठीक है, अब हमारा जो अब बुद्धि है अब उसके आगे देखेंगे। ठीक है ना, बुद्धि के बारे में आगे देखेंगे। तो आ जाइए अब लोग हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था बुद्धि से संबंधित जो क्वेश्चन कराए थे वो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि
की अवधारणा का उपयोग करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चिंताएं है? प्रमुख चिंताएं कौन कौन से प्रमुख चिंताएं है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की अवधारणा का उपयोग करने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख चिंताएं हैं। ठीक है, वाला ऑप्शन क्या कर रहा है? स्कोर की स्थिरता। स्कोर की स्थिरता, ये बात भी सही है। बच्चे की कोई भी अगर बच्चा मान के चलिए इसका आईक्यू और मान के चलिए आईक्यू कभी बढ़ सकता है, घट सकता है, ये बात सही है। किसी का जो बुद्धि होती है घट बढ़ सकता है। मान के जरूरी नहीं है कि जो जिसका बुद्धि आज बहुत तीव्र है तो आगे तक तीव्र ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। स्कोर की स्थिरता, ये बात सही है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। परीक्षण अगर किया जाता है बच्चों का सांस्कृतिक तौर पे उससे बुद्धि होती है। ठीक है, ये भी बात सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन भी मेरा सही है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? परीक्षणों की उत्पाद उन्मुखता, ये बात भी सही है। परीक्षणों की उत्पाद उन्मुखता, ये बात भी सही है। चौथा क्या कह रहा है? बच्चे का लेबल लगाना, बच्चे का लेबल लगाना, ये बात भी सही है। ठीक है, चौथा भी मेरा सही है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा तीसरा चौथा, ये नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें सभी सही है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डन से संबंधित क्वेश्चन आएगा बुद्धि में इंटेलिजेंस में। हावर्ड गार्डन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको भी हम कराएंगे। ठीक है, हाँ तो आ जाइए हम लोग दूसरा दो क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है बुद्धि का से संबंधित क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डन से संबंधित पूछते हैं बुद्धि लब्धि के अनुसार। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कराया गया है वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हावर्ड गार्डन से संबंधित क्वेश्चन है, सबसे लास्ट है। समझे, अस्तित्ववादी बुद्धि 9वां था। अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में बता दिए थे, सब उसी बुद्धि के बारे में बताया गया है। इसके बारे में देखना है इसमें कौन सी बुद्धि का उपयोग किया गया है कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? कौन सा सही है पूछा है। इसमें दिया गया है बुद्धि का प्रकार, भाषिक स्थिति, अनुपालन संभावना और लेखापाल, सब दिया गया। ठीक है ना, तो देखना है हमको कौन सा रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। पहला कह रहा है बुद्धि का प्रकार भाषाई बुद्धि जो होता है, जैसे भाषाई बुद्धि का जैसे बोलते हैं ना, जो वकील बनता है। ठीक है, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल, ये होगा? ये नहीं होगा, बुद्धि प्रकार में ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। बुद्धि लब्धि का प्रकार दूसरा क्या कह रहा है? बुद्धि लब्धि का प्रकार स्थानिक, ठीक बात है। अंतःस्थिति, ये भी सही है। अनुपालन, ये भी सही है। संभावना और वास्तुकार। ठीक है, इसमें कहने का इसका है कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति को अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। इसके अनुसार हमारा दूसरा नंबर आंसर मेरा सही है, क्योंकि बुद्धि के प्रकार में बता स्थानिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर ऑप्शन देखें। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति बॉडीलिटी जो होती है, ये तो होगा नहीं। संवेदनात्मक अंतःस्थिति का अनुपालन संभावना है गायक, ये भी नहीं होगा, बुद्धि के प्रकार में नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सबके अपने अपने आईक्यू के अवधि पर डिपेंड करता है। बुद्धि का प्रकार एक और है लास्ट में, प्राकृतिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना और शिक्षक, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा। तो चौथा भी रूट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। थर्ड 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बुद्धि का चैप्टर मेरा समाप्त हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।